बोले 0 शून्यकाल। माननीय सदस्य अनूप धोत्रे जी हैं क्या? Speaker madam, my question is related to आत्मनिर्भर भारत में जो माननीय मोदी जी की अध्यक्षता में नैनो यूरिया, नैनो डीएपी ये बनाया गया है। मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको सब्सिडाइज किया जाए। जो हमारे देश में खेती में ड्रोन के माध्यम से नैनो यूरिया और नैनो डीएपी के जो बेनिफिट मिल रहे हैं वो किसानों को काफ़ी अच्छे हैं। मैं आपके माध्यम से मांग करूंगा कि सॉइल का जो लॉस होता है, जो खेती में एक्सेस फर्टिलाइजर यूटिलाइजेशन के माध्यम से जो खेती में नुकसान होता है उसे रोकने के लिए और किसानों की आय बढ़ाने के लिए नैनो यूरिया को सरकार के माध्यम से एक अच्छी सब्सिडी मिले और इसका फायदा किसानों के उपज में और पर्यावरण को जो नुकसान हो रहा है और साथ ही साथ जो किसान का खर्चा बढ़ रहा है, इस खर्चे को रोकने के लिए इस दोनों नैनो यूरिया और नैनो डीएपी दोनों को सरकार के माध्यम से सब्सिडी मिले। धन्यवाद मैडम। भारती पारदी जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। मैं आज अपने संसदीय क्षेत्र बालाघाट सिवनी से जुड़ी एक अत्यंत महत्वपूर्ण और संवेदनशील समस्या को इस सदन में प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जो हमारी संस्कृति धरोहर है, पर्यावरण और लोक आस्था से संबंधित है। यह विषय बैनगंगा नदी पर स्थित घाटों से जुड़ा हुआ है, जिसमें प्रमुख रूप से बजरंग घाट, शंकर घाट, महामृत्युंजय घाट, जिसे जागपुर घाट भी कहा जाता है, बालाघाट जिले में स्थित है। इन घाटों के आसपास सघन वन क्षेत्र है और यह क्षेत्र पूजा अर्चना और भ्रमण के लिए लोगों का प्रमुख आकर्षण बन चुका है। हालांकि दुर्भाग्यवश बाढ़ के कारण इन घाटों की मिट्टी का कटाव हो रहा है, जिससे वन संपदा को अत्यधिक नुकसान हो रहा है और यहाँ की आस्थाएं भी संकट में है। यदि यह स्थिति रही तो बजरंग घाट मंदिर के ढहने की गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है। इसीलिए इस समस्या का समाधान पक्के घाटों के निर्माण में निहित है। इससे न केवल लोगों को पूजा और आरती में सुविधा मिलेगी, बल्कि नगर वन का सौंदर्य होगा और वनों को भू अपरदन से बचाया जा सकता है। मैं इस सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करती हूं कि इस मुद्दे पर शीघ्र ध्यान दिया जाए और त्वरित कार्रवाई की जाए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य श्री सप्तगिरी शंकर ओलाका जी। Thank you, Chairman, Madam. I would like to raise a very important issue about women empowerment, what is happening to women in Odisha. मैम, एक ट्राइबल लड़की जो क्लास 10 में पढ़ रही थी गवर्नमेंट स्कूल में, she delivered a child while she giving the examination. A class 6 tribal girl, she was found pregnant in Champur district, the home district of the Chief Minister. A class 6 girl was gang raped in a government school in Jharsuguda. A class 12 girl in Kendrapada, she died by suicide. A 10-year-old girl was brutally raped and murdered in Balasore. अगर देखोगे 54 gang rapes, 1600 instances of atrocity against women, 4 साल में 36,420 महिलाएं, 8,403 बच्चे मिसिंग है। ये उड़ीसा में हो रहा है पिछले 8 महीने से। और जब हमारे विधायक असेंबली में वहां पे आवाज उठाते हैं तो उनको मारपीट किया जाता है, उनको सस्पेंड किया जाता है। सर, ये राहुल गांधी का पार्टी है, कांग्रेस का पार्टी है, डरेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, जवाब सड़क से लेके हर जगह पे ही करेंगे। इस अन्याय के विरोध में माननीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का अनुरोध करता हूं कि आप एक कमेटी बना के देखो, उड़ीसा में जो एट्रोसिटी हो रहा है महिलाओं के खिलाफ, उसके लिए आप कार्रवाई तुरंत कीजिए और सरकार को आप निश्चय ये डायरेक्शन दीजिए कि वहां पे एट्रोसिटी जो महिला के खिलाफ हो रहा है वो कम हो, बंद हो, यथाशीघ्र हो। थैंक यू मैडम। इनको बुला दीजिए, राजकुमार रोड। वो जो चिल्ला रहा था, हाँ, वो लोग का फ्लाइट है। राजकुमार रोड हो गया। हाँ जी। माननीय सांसद श्री राजकुमार रोत जी। नहीं है, नहीं है। ये लक्ष्मण को बोले, लक्ष्मण, हनुमान। इनको बुला दीजिए। उनका नाम क्या है? चंद्रशेखर। चंद्रशेखर का नाम कहाँ है? आप बुला दीजिए चंद्रशेखर। माननीय सांसद श्री चंद्रशेखर जी, नाम कहाँ है? अच्छा,
इसमें नहीं है। मैम चला नहीं अभी ये बीजेपी का लिस्ट है, ये कांग्रेस। धन्यवाद सभापति महोदया। एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे मुझे बात रखनी है। क्या सभापति महोदया, प्रधानमंत्री अभी दिखाते हैं। ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की बहुत अच्छा जो है ये पूरा कार्यक्रम है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को, पुरुषों के साथ महिलाओं को रोजगार मिलता। लेकिन महोदया, उत्तर प्रदेश में मनरेगा के तहत जो प्रतिदिन मानदेय है वो 237 रुपए है और उसमें महिलाओं की भागीदारी 42.26% है। चूंकि यह स्थानीय रोजगार उपलब्ध कराता है और अगर इसी दैनिक मजदूरी दर को बढ़ा दिया जाए तो इसका सीधा फायदा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मिलेगा, उनमें भी महिलाओं को। देश के कुछ अन्य राज्य जैसे हरियाणा में 374 रुपए प्रतिदिन, गोवा में 356 रुपए प्रतिदिन, कर्नाटक में 369 रुपए प्रतिदिन, केरल में 346 रुपए प्रतिदिन और उत्तर प्रदेश में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत अनस्किल्ड मजदूर भत्ता भी 400 रुपए प्रतिदिन है। मनरेगा की दैनिक मजदूरी दर भी बढ़ाई जा सकती है अगर सरकार पर ध्यान दे तो 237 रुपए पर्याप्त नहीं, कम से कम इसको 500 रुपए तो करे, ऐसी मेरी जो है सरकार से मांगे। महोदय धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय सांसद श्री कार्ति चिदम्बरम जी। The default position of insurance companies when farmers go and claim crop insurance is to delay and to deny. So that must change, madam. The way in which crop insurance is calculated, even a nuclear scientist will not be able to understand it. They take a satellite image of the block, then they take these 5 to 7 year average of the crops there, and they use an algorithm to decide whether a farmer is entitled to compensation or not. The district collector does not understand the formula, and the companies use this as an excuse to deny compensation. The number of farmers seeking compensation is going up every year, but the amount paid to them is going down every year. A humanistic approach must be taken and not based on algorithms, satellite images and averages of 7 years, which does not take ground reality. So the Agriculture Ministry and the Finance Ministry must intervene and make sure our needy farmers, the compensation is given in timely manner instead of delaying it and denying it to them. Thank you very much, madam. माननीय सांसद श्री राजकुमार रोध जी। महोदय धन्यवाद। सभापति महोदय, आपने 0 ओवर्स पे बोलने का अवसर प्रदान किया। मेरा जो आज विषय था, विशेषकर 1966 के अंदर माही और कडाना जो बांध बना, 10 जनवरी 1966 के अंदर गुजरात और राजस्थान के मध्य एक समझौता हुआ और यह समझौता डूंगरपुर बांसवाड़ा संसदीय क्षेत्र के लिए काला कानून की तरह दर्ज हो गया। बीजेपी से बांध बना, विस्थापित वहां के लोग हुए, उनको आज तक जमीन का मुआवजा नहीं मिला और नहीं उनको विस्थापित की गई जमीन आज उनके कब्जे में है। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मेरा अनुरोध है कि 1966 में जो राजस्थान सरकार और गुजरात सरकार के मध्य जो समझौता हुआ था, उस समझौते पे केंद्र सरकार हस्तक्षेप करके जो 77 टीएमसी जो पानी है, उस पानी को राजस्थान के अंदर उपयोग करने के लिए प्रयास किया जाए, क्योंकि समझौते में लिखा था कि जिस दिन नर्मदा का पानी गुजरात में पहुंच जाएगा, उसके बाद राजस्थान सरकार गुजरात सरकार को निर्माण के लिए जो लागत आई थी वो लागत राजस्थान सरकार देगी और इसके बाद स्थानीय लोगों को पानी मिलेगा। अभी प्रयास किया जा रहा है राजस्थान की सरकार के द्वारा उसको जालोर सिरोही उधर बाड़मेर लाने का पानी की बात कर रहे हैं, लेकिन स्थानीय डूंगरपुर बांसवाड़ा की जनता को वो पानी नहीं मिल रहा है। तो आपके माध्यम से विशेष अनुरोध है कि जो लोग विस्थापित हुए और उस जो दोनों बांध बनने से लगभग 10,000 के अधिक परिवार विस्थापित हुए थे डूंगरपुर बांसवाड़ा से, तो अंतिम में मेरा यही अनुरोध है कि जो गुजरात और राजस्थान सरकार के मध्य समझौता हुआ था, उस समझौते में केंद्र सरकार हस्तक्षेप करके स्थानीय लोगों को लाभ दे। और ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷೆ। ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನನ್ನ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಾದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ। ಮೈಸೂರು ಕೊಡಗು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಿದ್ಲಿಂಗಪುರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಳೆ ಕೆಸರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ಘಟಕವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದ ಜಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತಿರುವ ಏನು ತೊಂದರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸದನದ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ। ನಮ್ಮ ಹಳೆ ಕೆಸರೆ ಏನು ಗ್ರಾಮ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಘಟಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿತ್ತು, ಆದರೆ
ಇದರ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸದೆ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೇನು ಪಡಿಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಶಾಸನಬದ್ಧ ಅನುಮತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಏನು ಅನುಮತಿಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಸಹ ಪಡೆದಿಲ್ಲ. ಇವರು ಅತ್ಯಂತ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಹಳ್ಳಿಗಳಿರುವ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಇದರಿಂದ ತೀವ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿರುವ ದುರ್ವಾಸನೆಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ತೀವ್ರ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಂದ್ರ ಪರಿಸರ, ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆ ಸಚಿವಾಲಯ ಈಗಾಗಲೇ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪಾಲಿಸದೆ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಘಟಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಳೆತ ದುರ್ವಾಸನೆ ಹಾಗೂ ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ಪರಿಸರ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಇದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಈ ಜಾಗದ ಬಳಿಯ ಕಾವೇರಿ ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿರುವ ಜಾಗವಿದು. ಇಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಸುಡುವುದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿರುವ ಹೊಗೆ ಹಾಗೂ ವಾಸನೆಯಿಂದ ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜನರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರೆ, ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಸಹ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. Thank you, Madam Chairperson, for giving me this opportunity to raise a very important matter regarding the NRIs in our country. Madam, a new provision is introduced in the Finance Act 2024 with respect to the taxation of capital gains on real estate in the Finance Act of 2024. The new provision allowing an option between 20% tax with indexation and 12.5% tax without indexation with respect to the sale of immovable properties acquired before 23rd July 2024. But this option is applicable only to the resident taxpayers. The non-resident Indians are excluded from the benefit of indexation. This amounts to unjust disparity. The NRIs and the OCIs are mandated to pay a flat rate of 12.5% on the sale of immovable properties without accounting for indexation. The NRIs and OCIs invested in India with an understanding that then their investment would be treated on par with the residents. Excluding them from the said benefits amounts to discrimination. Hence, I urge upon the Government of India to extend the benefit of indexation to non-resident Indians and the OCIs also. This is a just and equitable demand on the part of the NRIs that may be allowed. That is a demand which I would like to make. Thank you very much, Madam. माननीय सांसद श्रीमती संगीता कुमारी जी है नहीं, अच्छा ये है. Thank you, Madam. I draw your attention to the following matter. As per the current guidelines of incentive funds under special assistance to states for capital investment, which is called SASCI 2024-25, the funds have to be utilized within the current financial year, which ends in March 2025. The government of Odisha has initiated the process for farmer registry and has applied for the incentive amount under creation of Farmer Registry Part 7B of SASCI. But it is unlikely that the target will be achieved and incentive funds will be utilized before the end of the financial year due to the following reasons. First, the state will have to undergo a mutation drive to update current owner names, as more than 60% of lands in the RORs have not yet been updated. Discussions in this regard are in process with the Department of Revenue and Disaster Management. 2. Multiple owner issues exist in the ROR database. 3. Surname issues have been reported from tribal districts. The Honorable Deputy Chief Minister of Odisha, who is also the Minister for Agriculture, has raised the matter with the Honorable Union Minister for Agriculture, Government of India. In this regard, I request the Honorable Minister for Agriculture, through you, ma'am, for an extension for the target achievement and utilization of incentive funds under special assistance to states for capital investment 2024-25 till the end of the next financial year. Thank you. माननीय सांसद श्री एंटो एंटनी जी.
Thank you, Chairperson. I rise today to bring to your attention the grave concerns of rubber farmers who are yet to receive the subsidies announced by the Rubber Board of India. Before the last Lok Sabha elections, a subsidy of 4,000 per hectare for rubber, rain cover and spraying was promised. However, despite thousands of farmers applied before the December 31st, 2023 deadline, their applications remain unprocessed. The concerned ministry has not issued any notification for fund release, leaving farmers in distress. Similarly, the announced increase in subsidy for rubber replanting remains unfulfilled. Farmers who planted saplings last year and applied for subsidies have not seen an inspection from the concerned officials, nor they received the payments. Moreover, 5.5 crore in arrears 2022-23 remains unpaid, and the 40 crore promised for 23-24 has been no follow-up action. Adding to their financial struggles, rubber farmers have long demanded the implementation of a minimum support price for rubber, ensuring stable income and protection against fluctuating market prices. Furthermore, the rubber plantation subsidy in Kerala must be increased. Presently, the government is giving 40,000 per hectare in Kerala. At the same time, Northeast it is 1.5 lakhs, which contributes to 75% of the country's natural rubber is from Kerala, must not be left behind in government support. As this year's tapping season ends, the financial burden on rubber farmers is worsening. I urge the government to immediately release pending subsidies, instruct the Rubber Board to expedite the application processing and increase replantation subsidies to the farmers. Thank you. माननीय सांसद श्रीमती शाजदा अहमद जी. Thank you, ma'am, for giving me the chance. I wish to draw the attention of the government to the persistent delay and irregular train services on the Howrah-Kharagpur line and Howrah-Amta route under South Eastern Railway, which passed through my parliamentary constituency, covering Bauria, Phuleshwar, Uluberia, Kulgachia and Bagnan. Thousands of daily passengers, including government employees, students and workers, are facing immense suffering due to this. Despite bringing this matter to the attention of the Honourable Railway Minister through written communication, there has been no significant improvement in the situation. The continuous delays are affecting livelihoods and productivity, causing distress to the people who rely on these trains daily. I urge the government to take immediate corrective measures, including strict monitoring, improved scheduling, and better infrastructure management to ensure timely and regular train services for the commuter of this region. Thank you, ma'am. माननीय सांसद श्रीमती मालविका देवी जी. Thank you, Speaker Ma'am, for giving me an opportunity to speak during Zero Hour today. Through you, I would like to raise an important issue for my constituency of Kalahandi. The people of my constituency have to go out and look for jobs. There were some industries which were declared as sick industries and have hence closed down. Would like, through you, to request to please look into these and ensure that they are started again, as you know that the industrial development is the base that leads to huge job opportunities for the people of a constituency and hence leads to the full economic development. The industries hence are the Konara Cotton Grower Spinning Mill, at Kesinga, the Western Orissa Sugar Mill, Mathura at Junagadh. Please look into these and restart them as soon as possible, as it is a huge public demand of the people of my constituency. Ma'am, I would also like to request through you to start other Sikh industries, maybe through the PP mode, as it would start fast and would really help the people of Kalahandi achieve the dream of Modi ji, Viksit Bharat, Viksit Orissa, Viksit Kalahandi. Thank you. Dean Kuriakose. Thank you, Madam. Madam, the major issue about Kerala today and tomorrow is human-animal conflict. Can we imagine within a period of 10 years, in Kerala alone, more than 1,250 people have been killed by due to human-animal conflicts. In my constituency alone, within a period of 20 days, 5 people have been killed by elephant attack. Sir, Madam, who is responsible? If we are asking question here, they will reply, state government is responsible for the life and protection of each people.
But the state government will reply, central government has to amend the law, the Wildlife Protection Act 1972. Yes, we have to amend the 1972 Wildlife Protection Act. Sir, we have to get the permission to kill the animal, whatever is coming out from forest and attacking the human life and farmlands. Sir, in the foreign countries like US, China, Russia, Canada, Australia, New Zealand, South Africa, Tanzania, Mozambique, and Namibia, hunting is legal, sir. Hunting is permissible. Like that, the number of animals is higher than the carrying capacity of forest. We have to get the permission to hunting in a season. That is all over the world. It is going on. That is a scientific method they are adopting. Sir, in the Wildlife Protection Act, that is the latest Amendment Act, there is a provision of the wildlife warden having the right to give permission to kill the animals, but the state government doesn't doing that. They are not at all giving the permission for the wildlife warden to give the permission to kill the animal. That is going on. So that's why, for protecting the life and property of people, especially the farmer community, we have to give the permission to kill the animal, whatever they are attacking the human life as well as the farmland. Thank you, sir. Okay. धन्यवाद मैडम, टाइम देने के लिए। मैडम, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूं कि घोसी लोकसभा के साथ सौतेला व्यवहार और अन्याय क्यों? डबल इंजन की सरकार पिछले 10 सालों में घोसी को कुछ भी नहीं दिया। घोसी में बुनकरों का एक छोटा उद्योग होता था, घर घर लूम चलते थे, लोग पेट पालते थे। समाजवादी पार्टी सरकार में उनको बिजली में भी रिबेट मिलती थी। इस सरकार ने उस उद्योग को भी तबाह करने के लिए भुखमरी के कगार पर खड़ा कर दिया है। पिछले 10 सालों में एक भी केंद्र सरकार की योजना नहीं गई। मैडम, मैं दिशा की बैठक में था, जो जल जीवन मिशन के अंदर घर घर जल वाली योजना है, अभी तक सिर्फ 40 गाँव में गया है और इस स्पीड से पिछले अगला 150 साल लग जाएगा। हमारे यहाँ 3 मिलें हैं, कताई मिलें हैं, चीनी मिल है, तीनों मिल बंद पड़ी है। कि शहर में भारत सरकार की जमीन है 25 एकड़ में। पहले सत्र से लगातार मांग कर रहा हूं कि हमारे यहाँ रोजगार के साधन कुछ भी नहीं है। खेती बाड़ी 1 बीघा 2 बीघा वाला है, वह हायर एजुकेशन सेंटर खोलिए, कैंसर का हॉस्पिटल खोलिए। मैं रेलवे मंत्रालय को लिखता हूं, रेल मंत्री जी का जवाब आ जाता है, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूं, हम इसके पहले जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो चाहे 5 विधानसभाओं में अस्पताल का निर्माण हो, आजमगढ़ बलिया 4 लेन की निर्माण हो, सारी योजनाएं वही है। केंद्र सरकार सौतेलापन व्यवहार अगर घोसी के साथ करेगी तो घोसी की जनता सड़क से लेकर सदन तक इनका विरोध करेगी और आने वाले चुनाव में आजादी के बाद सिर्फ एक बार जीते हैं। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि चीनी मिल को खोला जाए, कताई मिल को खोला जाए और उच्च शिक्षा संस्थान खोले जाए, कैंसर हॉस्पिटल खोला जाए। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद सभा महोदय। प्राचीन समय से ही महिलाओं का समाज में का विकास करने के लिए योगदान रहा है और मेरा लोकसभा क्षेत्र है राजसमंद, जो मेवाड़ में है, और वहां पर माँ मीरा का जन्म हुआ था। और जो मेरे लोकसभा क्षेत्र के लोग हैं जैतारण के, उनका यही मन है कि मीरा माँ का जो जगह है उसका विकास किया जाए। वहां पर काफी लोग आते हैं दूर दूर से, और जब उनकी 525 जयंती थी तो प्रधानमंत्री जी ने भी 525 वर्ष की जयंती का सिक्का निकाला गया था। तो मेरा यही कहना है कि उस क्षेत्र का विकास हो, सड़कें अच्छी तरह से जुड़े, पर्यावरण को और वहां की लोक संस्कृति को ध्यान पर रखते हुए सब कुछ किया जाए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सांसद कैप्टन Viriato Fernandez. Thank you, Madam Speaker. Through you, I want to draw the attention of the government regarding a very grave situation that has arisen in a beautiful small tiny village of Velsau in Goa. The railway contractor RVNL has forcefully occupied private property of some residents. They are elderly residents. One of the lady lost her husband, father a few days back. She couldn't bring her father out because the material has been dumped in front of the gate. The Sarpanch, a lady Sarpanch, Mrs. Diana Govea, issued a stop order notice that has not been adhered to. And the administration under pressure is filing complaints against the residents.
I request the government to please take action. The private property owners have to be respected. The ownership of the land has to be respected. And the powers of the Sarpanch has to be respected. Otherwise, there will be no respect for Panchayati Raj or 73rd Amendment. Thank you, ma'am. माननीय सांसद श्रीमती हरसिमरत कौर बादल नहीं है। माननीय सांसद श्री दिलेश्वर कोमते धन्यवाद महोदय। सभापति महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र सुपौल के राघोपुर प्रखंड अंतर्गत सिमराही बाजार के मध्य होते हुए 2 लेन उत्तर से दक्षिण NH 106 तथा पूर्व से पश्चिम 4 लेन सड़क NH 57 वर्तमान 27 जाती है। उस सड़क के सिमराही बाजार चौराहे पर बराबर जाम लगा रहता है तथा दुर्घटनाएं होती रहती है। 9 दिसंबर तथा 16 दिसंबर 2024 को मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया था। ऐसा ज्ञात हुआ है कि 2 लेन NH 106 पर ROB निर्माण का प्रपोजल चल रहा है, जो वास्तव में कामयाब नहीं हो पाएगा। 4 लेन NH 27 पर ट्रैफिक काफी रहती है। महोदय, 4 लेन NH 27 पर एलिवेटेड फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माण कराने के लिए न तो जमीन अधिग्रहण की आवश्यकता होगी और न ही बाजार डिस्टर्ब होगा। आज ही माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री जी से मिलने पर उन्होंने NH 27 पर एलिवेटेड फ्लाईओवर ब्रिज बनाने की स्वीकृति देने का आश्वासन दिया तथा DPR कार्य अवार्ड भी कर दिया गया है। इसके लिए सुपौल की जनता की ओर से मैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं तथा पुनः आग्रह करता हूं कि जल्द ही लेन NH 27 पर एलिवेटेड फ्लाईओवर ब्रिज का निर्माण कार्य जनहित में जल्द किया जाए। इसके लिए इससे जाम की समस्या का समाधान होगा। धन्यवाद। Thank you, Chairperson. Give me opportunity to raise very urgent and public important matter in my state as well as my constituency. Madam, the man-animal conflict in Kerala is a very serious concern. The alarming rise in man-animal conflict in Kerala, which has resulted in numerous human casualties, widespread crop destruction, and severe economic losses for farmers. The failure of existing mitigation measures and the lack of adequate support from the central government have worsened the crisis, leaving people of the nearing forest border in Kerala. Madam, the frequent intrusion of wild elephants and wild boars and tigers and leopards into human settlement, particularly in my district Kollam and also my constituency Patanapuram and Patanapuram. So Wayanad and Palakkad, Idukki, Pathanamthitta and Malappuram district also affected. More than 25 human deaths in the past 3 years and destruction of agriculture land worth is 500 crore. Despite repeated appeals from the state government and affected communities, the centre has failed to provide financial assistance or approve Kerala's proposal of population control measures and relocation problem animals. Madam, given the seriousness of the situation, the central government must declare man-animal conflict as a state-specific natural disaster to enable emergency relief fund. It should approve Kerala request to control culling the wild boars, which pose a severe threat of farmers' livelihood. Additionally, the centre must sanction 1,000 crores for the wildlife. मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय सदन के सामने रखना चाहता हूं। देश में तेजी से बढ़ते ऑनलाइन डिजिटल पोर्टल न्यूज चैनलों के लिए रेगुलेशन अथॉरिटी बनाने के विषय पर। मैडम, प्रेस या मीडिया हमारे संगठन गणतंत्र का चतुर्थ स्तंभ है, जिसका मुख्य उद्देश्य देश और दुनिया को विभिन्न खबरों के माध्यम से देश के नागरिकों तक पहुंचाना है। लेकिन आज के डिजिटल युग में बहुत से स्थानीय ऑनलाइन पोर्टल न्यूज चैनल की संख्या बाहर से आ गई है। इनमें से बहुत सारे न्यूज पोर्टल चैनलों के द्वारा लोगों को झूठी और बिना विश्वसनीयता की खबरों को पहुंचाया जा रहा है, जिसके कारण संविधान के इस चौथे स्तंभ को भी सभी पर भी प्रश्न चिन्ह लगा है। मैडम चेयरपर्सन, देश के लगभग सभी राज्यों में इस तरह के बहुत सारे स्थानीय ऑनलाइन पोर्टल व न्यूज चैनल केवल व्यावसायिक
के रूप में भी चलाया जा रहा है और इन चैनलों के कुछ संबद्धताओं द्वारा पत्रकारिता की सभी सीमाओं को लांघकर लोगों तक गलत और तथ्यहीन खबरों को पहुंचाया जा रहा है। साथ ही कुछ ऐसे झूठी खबरों को फैलाकर सबूतेज ब्लैकमेलिंग के भी काफी सारे उदाहरण सामने आया है। मैडम, ऐसे कुछ पोर्टल न्यूज चैनल के रोक लगाने के लिए भारत सरकार सभापति महोदय, हमारे देश का सैनिक रिटायर देश की सेवा करता है और आज तक पूरे देश के जिलों में सैनिक कैंटीन नहीं खोल पाया। हमारे संसदीय क्षेत्र के देवरिया जनपद में महाराजगंज गोरखपुर में जाकर के सेंटर गोरखपुर में केवल कैंटीन है। देवरिया जनपद के और कुशीनगर जनपद के सैनिक वहां जाते हैं और 8 से 10 हजार सैनिक जब तक गोरखपुर पहुंचते हैं तब तक वहां कैंटीन का सामान समाप्त हो जाता है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि कम से कम कुशीनगर और देवरिया जनपद के सैनिकों के लिए, पूर्व सैनिकों के लिए जो सेना में काम कर रहे हैं उनके लिए देवरिया में सैनिक कैंटीन खोला जाए, यह मैं सरकार से मांग करता हूं। माननीय सांसद श्री शेर सिंह धुवाया। मैडम, आपने मेरे को एक बहुत इम्पोर्टेंट इशू पे बोलने का मौका दिया। मैम, मेरा पंजाब में 3 रीजन पड़ते हैं, माझा, दोआबा, मालवा, और एक जानलेवा बीमारी जो कि पूरे देश को जकड़ चुकी है, लेकिन पंजाब में सबसे ज़्यादा जो मालवा क्षेत्र है, कैंसर के पीड़ित हजारों की गिनती में है। वहाँ के दिन ब दिन बहुत गिनती बढ़ती जा रही है और हमारे फिरोजपुर से एक ट्रेन जयपुर को चलती है, बीकानेर चलती है, उसका नाम ही कैंसर ट्रेन पड़ गया है। तो मैडम, इसके बारे में सरकार से बड़ी बार हमने अनुरोध किया, लेकिन अभी तक कोई बात नहीं है। उधर जो अस्पताल है फिरोजपुर में एक पीजीआई बनने जा रहा है, लेकिन फंडिंग नहीं हुई है। फाइलका में एक कैंसर छोटा अस्पताल बनने जा रहा है, उसकी फंडिंग 50 करोड़ रुपया सिर्फ हुई है और कुछ नहीं है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि कैंसर पीड़ित लोगों को जो प्रधानमंत्री रिलीफ फंड के पैसे दिए जाते हैं वो दिए नहीं जा रहे हैं। बड़ी जो फाइलें पड़ी हैं उनको जल्दी से जल्दी वो पैसे भी दिए जाएं और कैंसर के अस्पताल पंजाब में बनाकर कैंसर के रोगियों का दान किया जाए। थैंक यू। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। मैं आपका ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर दिलाना चाहता हूं। आगरा जिले में फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र जहां से मैं चुन के आता हूं, वहां पर 5 नदियां हैं, चंबल, यमुना, उटंगन, खारी नदी और किबाड़ नदी। हमारी नदियों में जिसमें उटंगन, किबाड़ और खारी नदी है वो जल आता है राजस्थान से, लेकिन हमारी तीनों नदियां सूखी पड़ी हुई हैं। किसानों को न सिंचाई के लिए पानी मिल पा रहा, न उन नदियों में पानी है, जल स्तर भी नीचे चला गया है। वहीं चंबल नदी है, चंबल नदी में भी मध्य प्रदेश और राजस्थान से चंबल नदी आती है, तो चंबल नदी में भी पानी बहुत कम हो गया है। जबकि हमारे यहाँ चंबल बटेश्वर का क्षेत्र एक पर्यटन क्षेत्र कहलाता है, तो चंबल में भी पानी ज्यादा है। और हमारे जो उटंगन, खारी और किबाड़ जो नदी है, तो राजस्थान में जो बांध बने हुए हैं, मैडम, राजस्थान के जो बांध है उनसे पानी छोड़ा जाए और आगरा जिले को, मैडम पूरा बात कर लेने दीजिए, फिर क्या फायदा, हम बात ही नहीं रख पाएंगे अपनी। एक मिनट दीजिए। हमारा आपसे निवेदन है कि राजस्थान में जो बांध बने हुए हैं नदियों पर, नियमानुसार हमारे यहाँ पानी आना चाहिए बंटवारे के हिसाब से, तो राजस्थान के बांधों से हमारी नदियों के लिए पानी छोड़ा जाए, यमुना नदी को और शुद्ध किया जाए, पेयजल के योग्य बनाया जाए, चंबल में भी अधिक पानी छोड़ा जाए। आपके माध्यम से मेरी सरकार से विनती है। धन्यवाद मैडम। आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा मैडम एक विषय पे कि किस तरीके से किसानों को परेशान किया जाता है अलग अलग तरीकों से। मेरा संसदीय क्षेत्र में कोल बेल्ट है, कैमरा भी चालू नहीं हुआ मैडम हमारा। किस तरीके से किसानों को परेशान किया जाता है मैडम, वो आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय को बताना चाहूंगा कि WCL में किसानों की जमीन अधिग्रहण की जाती है और सिंचित और असिंचित के विषय पर उस जमीन को ट्रिब्यूनल में डाल दिया जाता है।
और किसान 10-10 साल 20-20 साल उस ट्रिब्यूनल के चक्कर मारते रहता है। मैडम, WCL नौकरी के लालच में किसानों की जमीन अधिग्रहित करता है और उसके बाद में नौकरी आवंटित भी कर देता है, लेकिन जिलाधिकारी महोदय उसको प्रमाणित करने के बाद भी सिंचित असिंचित का विषय लेकर वो ट्रिब्यूनल में डाल देता है केस को और किसानों को किसी न किसी तरीके से परेशान करके 10-10 साल तक के उसको नौकरी के लिए घूमते रहना पड़ता है। इसलिए आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि CIL ने इस विषय पे आपके मैडम मुझे तो करने दीजिए। आपने उधर 2-3 मिनट दिया, मैं 1 मिनट भी नहीं हुआ मैडम बोलने। जनाब स्पीकर साहिबा, मैं आपका मशकूर हूँ और मैं आपके तवज्जुह से अपने जिले रामपुर की समस्याएं जिनका मैंने जिक्र किया है और मजीद मैं आप करने जा रहा हूं उसको पेश करता हूं। रामपुर जिला एक पहली ऐसी रियासत है हिंदुस्तान की जिसने सबसे पहले आज़ादी के बाद मर्ज होने के लिए साइन किए थे, लेकिन आज 2 तहसीलें आज़ादी के बाद भी वहां ऐसी हैं जिनकी कनेक्टिविटी रेल से और न एक्सप्रेस वे से है। न वहाँ कोई मेडिकल कॉलेज, सरकारी मेडिकल कॉलेज है, न वहाँ कोई एम्स है, न वहाँ कोई सरकारी जो है वो इंजीनियरिंग कॉलेज है। लेकिन मैं 2 चीज़ों की तरफ विशेष ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि तहसील शाहबाद है और तहसील स्वार है। अगर यहाँ से रेलवे लाइन उत्तराखंड को निकाल दी जाए या आगरा एक्सप्रेस वे को जोड़ दिया जाए उत्तराखंड के लिए, तो ये जिला रामपुर की इन 2 तहसीलें जो 500 उन जगहों में से आती हैं जो पिछड़े देश के सबसे पिछड़े वर्ग सैदनगर ब्लॉक है, वो अगर जुड़ जाए तो मैम इससे दोनों तहसीलों की प्रगति होगी और तरक्की होगी। धन्यवाद मैडम। धन्यवाद मैडम। आपके माध्यम से और इस सदन के माध्यम से केंद्र सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र कटिहार की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। हमारा संसदीय क्षेत्र कटिहार कभी जूट नगरी के रूप में विख्यात था, जहां RBHM जूट मिल का संचालन हजारों श्रमिकों के लिए आजीविका का स्रोत था। ये मिल 53.39 एकड़ भूमि पर स्थापित थी, लेकिन दुर्भाग्य से 2016 में ये बंद कर दी गई। ये जानकारी प्राप्त हुई है सूत्रों से कि जूट मिल के संबंधित चल संपत्तियों का निष्पादन कर दिया गया है तथा अब जो अचल संपत्ति के निपटान के हेतु आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि इस क्षेत्र में जूट की खेती बड़े पैमाने पर होती है, किसानों का इसी पर निर्भर है और उनकी जीविका इसी पर निर्भर है। ये और खास सिर्फ कटिहार में नहीं, कटिहार के बगल के भी जो जिले हैं जैसे अररिया है, किशनगंज है, पूर्णिया है, इन जिलों में भी जूट की अच्छी खेती होती है। स्थानीय जूट मिलों को बंद होने के कारण किसान अब आदरणीय सभापति महोदया, तुगलकाबाद वंश आदरणीय सभापति महोदया, तुगलक वंश के शासकों ने 700 साल पहले तुगलकाबाद गांव को 2800 बीघा जमीन पर बसाया। जब आजादी की पहली लड़ाई लड़ी गई 1857 में, तुगलकाबाद गांव और मेहरौली के समीप तवर गोत्र के 12 गांवों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। अंग्रेजों ने गांव वासियों को मौत के घाट उतार दिया। अंग्रेजों ने 2800 बीघा जमीन गांव तुगलकाबाद की दंड के रूप में जब्त कर ली और 1995 में बगैर किसी नोटिफिकेशन के वह जमीन एएसआई को ट्रांसफर कर दी। आदरणीय सभापति महोदया, एएसआई ने 1993 के बाद के जो मकान बने हुए हैं उनको तोड़ने के नोटिस दे दिए हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहता हूं, नोटिस वापस लिए जाए। अंग्रेजों ने जो सजा दी है उस सजा से गांव वासियों को मुक्ति दिलवाई जाए।
मैं समझता हूं कि यह 1857 के शहीदों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं आपके माध्यम से सरकार से ये मांग करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्यों, मेरे पास 80 से ज्यादा नाम है और समय सीमित है। अगर आप 1 मिनट में अपनी बात समाप्त करेंगे तो ही सभी माननीय सदस्यों को मौका मिलेगा। श्री माननीय सदस्य श्री जितेंद्र दोहरे जी। बंद कर दीजिए पार्लियामेंट। नहीं है। बंद के पार्लियामेंट बंद कर दीजिए। नारायण दास। माननीय सदस्य श्री नारायण दास। नहीं है। सब चले गए तो ये बीजेपी से ले लेती। हाँ। माननीय सदस्य श्री अभिमन्यु सेठी जी। सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी का और रेल मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि रेल बजट में उड़ीसा के लिए 10,500 करोड़ से ज्यादा अर्थराशि देकर रेल इंफ्रा डेवलपमेंट के लिए उड़ीसा को बहुत ही आगे जाने के लिए प्रोत्साहन दिया है। ये विषय मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी का है। कोविड के समय कुछ ट्रेनें जो चल रही थी वो बंद हो गई थी। कोविड के खत्म होने के बाद भी वो ट्रेन की स्टॉपेज अभी तक शुरू नहीं की गई है। विशेषकर धौली एक्सप्रेस और ईस्ट कोस्ट एक्सप्रेस जो सोरो, बाहनगा, केंदुआपदा, मंजूर रोड एवं मारकोना स्टेशन पर पहले रुकती थी, अब रुक नहीं रही हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि ये स्टॉपेजेस फिर से शुरू की जाए। थैंक यू। माननीय सदस्य श्री किरण कुमार रेड्डी जी। स्पीकर सर, मैडम can you thank you madam for giving me this opportunity. Madam, in Telangana recently we have started integrated schools. These integrated schools we have starting in every constituency, that is 119. We have given a new GO 56. Our Chief Minister Shri Revant Reddy ji has given GO number 56 regarding integrated school. My request to the planning ministry is that this Atal Tinkering Labs are very useful and this country needs it. So I request the minister to accept the Atal Tinkering Labs to these integrated schools, where our Chief Minister is trying to get free education for the backward communities. He is spending 200 crores per each school at the cost of that money, and at the same time the land is 25 acres. So Atal Tinkering Labs has improved the interest in the students across the country. Definitely this will help the Telangana state because we have initiated already these integrated schools. I request, this is the need of the hour, that the Tinkering Labs should come to the Telangana to help the students to learn more science and get into the system. Thank you, madam. I want to raise a very alarming issue relating to the temples being attacked in the United States of America. In early 2025, the Swaminarayan Hindu Temple in Chino Hills, California, was defaced with anti-India graffiti, prompting widespread condemnation. The Indian government labelled the incident as despicable and called for stringent action against the perpetrators. Notably, this attack occurred less than 10 days after a similar incident at the Swaminarayan Temple at Melville, New York, where hate messages were spray-painted on the temple premises. Given the recurrence of these incidents, it is imperative for the Government of India to engage through diplomatic channels with the United States authorities to ensure the safety and security of Hindu religious sites. Strengthening protective measures will help prevent future occurrences and uphold the principles of religious freedom and tolerance. This incident is part of a broader pattern of attacks on Hindu temples in the United States, raising alarm about the safety of religious minorities abroad.
the Indian government's call for adequate security measures underscores the importance of protecting places of worship and ensuring the safety of all religious communities. I urge upon the government to appraise the House what action the US government has taken on such incidents. Thank you, Madam. थैंक यू स्पीकर मैडम, आप जी ने मेरे को जीरो आवर में अर्जेंट मैटर में बोलने का मौका दिया। मैडम, मैं आपका ध्यान लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के मुलाजिम है जो उनकी तरफ दिलाना चाहता हूं। उनके ध्यान में यह है कि ओपन आर्किटेक्चर एक्ट को अमेंडमेंट लेके आना चाहते हैं। एक्ट सेक्शन 42/2 द इंश्योरेंस एक्ट 1938 में। इससे क्या होगा कि जो प्राइवेट LIC कंपनी है वो उनको ये अधिकार हो जाएगा, वो किसी भी एजेंट के साथ काम कर सकते हैं। लेकिन मैडम, उससे जो LIC है जिसका 14 लाख के करीब एजेंट है और वो उनका बहुत अच्छा रिश्ता है और उनकी मेहनत की वजह से 5 करोड़ की कंपनी 1956 में थी, आज वो 52 लाख करोड़ की कंपनी बन गई है। तो मैडम, यदि ये बिल लेके अमेंडमेंट लाएंगे, इसके साथ उनका भविष्य खतरे में है, कंपनी भी लॉस में जाएगी। और मैडम, मैं कहना चाहता हूँ जो एक मेडिक्लेम इंश्योरेंस है वो जो लोग लेते हैं उसके ऊपर 18% GST है और सीनियर सिटीजन को इसका बहुत बड़ा नुकसान है। मैडम, जो अब हम सहूलत तो मेडिकल की है नहीं, हॉस्पिटल है नहीं, अब जरूरत बन गई है इंश्योरेंस बाय करने की, और वो इंश्योरेंस जब बाय करते हैं 18% जो सीनियर सिटीजन है वो लोगों को कैसे देंगे? सरकार को इसको माफ करना चाहिए और LIC का जो अमेंडमेंट है उसको लेके नहीं आना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद सभापति महोदय। I rise today to bring attention to the critical issue faced by the Aligarh Muslim University Murshidabad Center, established in 2010 in Ahiran, Murshidabad district. Despite its potential to transform the educational landscape of this underserved region, the center remains constant, offering only 3 courses: MBA, BLLB, and B.Ed. while the demand for quality education continued to grow. Since its inception, no new courses have been introduced. Expanding programs such as BA, BSc, BTech, and skill development courses is critical to meet the educational and professional aspiration of the local youth. Importantly, 107 crores were sanctioned for the center, but only 60 crores have been released, leaving 47 crores yet to be disbursed, stalling essential development projects. Furthermore, the current annual budget of only 40 lakhs rupees is grossly inadequate to sustain operation. I strongly urge the Ministry of Education to release the pending 47 crores and allocate additional resources to ensure the center achieves its mission of empowering students and uplifting the regions. धन्यवाद अध्यक्ष महोदया। मी ज्या लोकसभा क्षेत्राचे प्रतिनिधित्व करत आहे त्या चंद्रपूर जिल्ह्याच्या ठिकाणी रेल्वेचे जाळे निर्माण करणे अत्यंत आवश्यक आहे। चंद्रपूर आणि यवतमाळ हे दोन्ही जिल्हे औद्योगिक जिल्हे असल्याने त्यात पाहिजे तशा रेल्वेच्या सोयी सुविधा उपलब्ध नाही आहे। प्रामुख्याने बल्लारपूर पुणे, बल्लारपूर मुंबई या मार्गावर जलद गतीने किंवा अतिजलद गतीने वंदे भारत सारख्या रेल्वेची सुविधा करणे अत्यंत आवश्यक आहे। म्हणून माझी आपल्याला विनंती आहे की नागपूरवरून चंद्रपूर येथून नागपूरला अनेक नागरिक रोज ये जा करतात, त्यांच्यासाठी डेमू ट्रेनची सुरुवात करण्याची मागणी देखील मी या ठिकाणी करत आहे। सोबतच कोरोनाच्या कालावधीत ज्या ज्या ट्रेन बंद झाल्या त्या पूर्ववत चालू करण्याची आवश्यकता अत्यंत आहे आणि ती आपण या ठिकाणी कराल अशी विनंती मी आपल्याला या ठिकाणी करते। धन्यवाद। माननीय सदस्य डॉक्टर संजय जायसवाल जी। सभापति महोदया, मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने बेतिया के कुमारबाग में स्टील प्रोसेसिंग यूनिट लगाया है और उसका लक्ष्य था कि वो 20,000 टन स्टील शीट और 50,000 टन पाइप का उत्पादन करेगी। आज तक उसमें केवल 600 टन पाइप का उत्पादन हुआ है और ये एक्सप्लेनेशन ये देते हैं कि 137 जो लोगों को लिया गया नौकरी में उसमें टेक्निकल कम थे। ये यूपीए की सरकार के समय अगर गलत स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने लोगों को लिया
तो भी अब टेक्निकल लोगों को लेके स्टील प्लांट चालू करें। जो टीएमटी सरिया के लिए 50 एकड़ जमीन सेल ने लिया है उसको वो चालू करें और उन 137 लोगों का समायोजन उचित जगह पे करके मेरे यहाँ प्रॉपर सरिया का उत्पादन शुरू करे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। थैंक यू। आज होली का माहौल है तो सब क्या है कि होली पर जाएं तो बोलकर जाएं, सकारात्मक बोलें, लेकिन 1 मिनट में बोलना पड़ेगा क्योंकि 80 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सबको मौका देना है। कोई नहीं गया, ये 80 बैठे हैं और तुम्हारा नंबर नहीं आने वाला है। श्रीमती कनीमो जी। Thank you, sir. As the PMGSY 3 guidelines, the roads which shall be selected are preferably to be of length which is not less than 5 kilometers. But in states like Tamil Nadu, where the connectivity is already good, we need mostly roads which, for the last mile connectivity, which is less than 2 kilometers or 1.5 kilometers. But the guidelines does not allow this, and it's only taken on case-to-case basis. So only 20 such roads have been approved in Tamil Nadu so far by the ministry. The 36th report of the Committee on Rural Development and Panchayati Raj had recommended reducing the minimum road length criteria to 2 kilometers, which the government has not yet accepted. Therefore, I request the government to modify the PM Gram Sadak Yojana guidelines to reduce the minimum road length criteria to 1.5 kilometers to benefit most of the states. Thank you. श्रीमती अनीता शुभदर्शनी। यहाँ पे इस तरफ जी याद है, आप इस तरफ हो। ये बोल रहे हैं हाथ खड़ा करने का, नहीं नंबर नहीं आएगा। ये बाजू चालू कीजिए। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। Honorable Speaker, sir, the healthcare facility of my parliamentary constituency, Aska, district of Ganjam and my state, Odisha, is at the verge of collapsing because of the lack of political interest of the previous state government. So I urge to you, because good health and the basic medical facilities are the right of my people of my constituency. So as now there is a double engine Sarkar, I demand through central government, through you, to give the financial assistance of 200 crores as to the people of my state so that they can get the basic facilities, as there is a demand of a diagnostic center since long. So one more request, sir, the Pradhan Mantri Janaushadhi Kendra, if you can ask it's humble request to the central government to pass a circulation to the state government to allow one room in the local CSs so that the PM Janaushadhi Kendra can work over there, then my people will be highly obliged. Thank you so much. Thank you. Srimati Prabha Mallikarjun. Thank you, Speaker, sir. Through you, I wish to bring the attention of the Ministry of Agriculture towards the pressing concern of arecanut farmers, particularly in Karnataka, which is the largest producer of this crop. Arecanut is a major commercial crop which is cultivated in more than 10 states across the country, and Karnataka alone contributes over 40%. The crop is grown in more than 15 districts of Karnataka, and my constituency, Lok Sabha constituency, Davangere, also grows a good arecanut production. Now, nearly 10 lakh families in Karnataka are directly and indirectly dependent on arecanut cultivation for their livelihood. However, arecanut growers are facing severe distress due to multiple challenges like high susceptibility to diseases, which significantly reduces the yield. Illicit import of arecanut from other countries has also led to a sharp decline in prices. The lack of price stability is also a concern. Therefore, sir, I urge the Ministry of Agriculture and Farmers' Welfare to regulate arecanut prices, impose heavy import duties, and prevent illegal import to protect farmers. I also request the establishment of an arecanut board like the Makhana board to ensure price stability, promote research, expand cultivation, and improve marketing for long-term sustainability. Thank you, sir. Srimati Ruchi Veera.
धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी का ध्यान मेरे संसदीय क्षेत्र पीतल नगरी मुरादाबाद की ओर आकृष्ट करना चाहती हूँ। मान्यवर, मुरादाबाद हरिद्वार वाया धामपुर मार्ग पर 432 बी रेलवे क्रॉसिंग है। यह रोड हरिद्वार, देहरादून एवं चार धाम को बंगाल, बिहार एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश से जोड़ती है। ये रेलवे लाइन जम्मू हावड़ा की मेन लाइन है और अनेकों लंबी दूरी की महत्वपूर्ण ट्रेन एवं मालगाड़ियों का संचालन इसी रेल मार्ग से होता है। रेलवे क्रॉसिंग को बार बार बंद होने से लोगों को घंटों जाम का सामना करना पड़ता है। मान्यवर, इसी तरह कांठ अमरोहा मार्ग पर 433 बी रेलवे क्रॉसिंग है जो कि दिल्ली से उत्तराखंड वाया कांठ मार्ग पर स्थित है। इन दोनों मार्गों पर रेलवे ओवरब्रिज अथवा अंडरपास का निर्माण कराने की कृपा करें। मान्यवर, काशीपुर उत्तराखंड से धामपुर तक एक नई रेल लाइन प्रस्तावित है। इस रेलवे लाइन को वाया ठाकुर द्वारा बनवाया जाए जिससे कि इस क्षेत्र के सभी यात्रियों का संपर्क जम्मू हावड़ा मेन लाइन से हो सके। धन्यवाद अध्यक्ष जी। सुश्री वर्षा गायकवाड़। सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से फुटवेयर और लेदर उद्योगों से जुड़े हुए लाखों व्यापारी, कारागिर और श्रमिकों की बात यहाँ पे सम्मानीय अध्यक्ष महोदय रखना चाहती हूँ। आज उनकी आजीविका पे सबसे बड़ा जीएसटी का एक बहुत बड़ा बोझ आ गया है। छोटे छोटे व्यापारी, मध्यम वर्ग के व्यापारी जो लेदर और फुटवेयर में काम करते हैं, सम्मानीय अध्यक्ष महोदय मैं बताना चाहती हूँ, जो जीएसटी जो पहले 500 रुपए के कारागिर जो जूते बनाता था उस पर 5% थी, वो बढ़ा के अभी 12% की गई है। जो लेदर के गारमेंट बनाते हैं उसके ऊपर 18% जो है वो जीएसटी लगाने का काम सम्मानीय अध्यक्ष महोदय हुआ है। सर, मेरी विनती यह है कि ये छोटे छोटे कारागिर जो है अपनी उपजीविका के लिए ये बनाने का काम करते हैं। बड़े बड़े व्यापारियों के साथ जो है इनकी कंपटीशन भी नहीं हो सकती। ऐसे समय में ये पारंपरिक व्यवसाय है, अपने तरीके से ये काम करता है। तो मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को विनती करना चाहूंगी, अर्थ मंत्री महोदय को, कि ये जो जीएसटी लगा है वो जीएसटी कम किया जाए, या तो 500 रुपए के जूतों के फुटवेयर के ऊपर जिस तरह से जीएसटी नहीं था, 5% का था, उसको भी बंद करके उनको जो है मुफ्त में जो है ये काम करने की मुभा दी जाए। ये मेरे आपके माध्यम से मंजू शर्मा। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी, बोलने का मौका मिला मुझे आज बहुत टाइम बाद में। अभी तो 543 है, जब और संख्या बढ़ जाएगी तो बहुत मुश्किल से नंबर में आएगा। क्यों? अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे शहर जयपुर शहर में जब सड़कें टूट जाती हैं, उनका रख रखाव के लिए 3 एजेंसियां काम करती हैं। ये नगर निगम, स्थानीय विकास प्राधिकरण और राज्य लोक निर्माण। तो जब दूसरी एजेंसी कोई काम करती है, सड़क खोद देती है, तो इन तीनों एजेंसियों में जा के कहना पड़ता है। व्यक्ति को पता भी नहीं होता कि कौन सी डिपार्टमेंट ये काम करेगा। और मैं समझती हूँ कि मेरे शहर में नहीं, देश के और शहरों में भी ये समस्या। सबको बुलाओ दिशा की मीटिंग में एक बार और कोऑर्डिनेशन कराओ। हाँ अध्यक्ष महोदय, मेरा ये कहना है, सड़कों के टूटने की वजह से जन धन की हानि भी होती है और ट्रैफिक में भी समस्या आती है। तो मेरा ये कहना है कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों से कहे कि जिस तरीके से बिजली बोर्ड और जल बोर्ड है, इसी तरीके से सड़कों के रखरखाव के लिए भी एक बोर्ड बना दिया जाए, ताकि जनता को भी इधर उधर नहीं जाना पड़े और इस बोर्ड की जिम्मेदारी हो जाए कि जहां भी सड़कें कोई मरम्मत की जरूरत हो और वो बोर्ड उसकी जिम्मेदारी लेके और सड़कों का रखरखाव करे। बहुत बहुत धन्यवाद। विशाल पाटिल। सर, मैं आपका विशेष आभार